आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत में हम लोगों ने जब लास्ट अपना लेक्चर किया था तो 1857 पढ़ रहे थे। 1857 का संघर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है। 1857 के संघर्ष ने ही हमारे इस जो दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन का लड़ा गया जिसमें आज़ादी मिली, उसके लिए नींव का काम भी करता है। लेकिन एक प्रश्न यह है कि क्या केवल 1857 का संघर्ष ही भारत भर में हुआ, भारतवर्ष में हुआ, या अंग्रेज़ों के विरुद्ध उस समय जो सामाजिक, प्रशासनिक, राजस्व, ये सारी नीतियां अंग्रेज लागू कर रहे थे, उसके विरोध में जाते हुए कुछ और आंदोलन भी हुए। तो यह तो प्रश्न तय है कि भारत एक विशाल देश है और इतने बड़े विशाल देश में केवल एक आंदोलन होता, ऐसा संभव नहीं था। तो ये वो समय था भारत में 1857 से पहले भी और 1857 के बाद भी बहुत सारे आंदोलन भारत में हुए। अब उन आंदोलनों को आप एक विद्यार्थी होने के नाते आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा, तभी पढ़ पाएंगे आखिर कहाँ कहाँ हुए। देखिए, आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न वो ये आएगा कि भारत में ये आंदोलन कहाँ हुआ, इसका नेता कौन था और ये क्यों हुआ। तो तीन बातें आपको हर आंदोलन से जुड़ी पता होनी चाहिए। तो भारत में जो और आंदोलन हुए उनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो नागरिक विद्रोह और एक जनजातीय विद्रोह। नागरिक विद्रोह में कई बार धार्मिक आंदोलन भी थे, सांप्रदायिक भी हुए, और जनजातीय आंदोलन का एक दूसरा ही रुख था। जो नागरिक आंदोलन था उनमें सांप्रदायिक, धार्मिक के अलावा राजस्व नीतियों को लेकर कई बार जो आर्थिक कारण बनते थे इस वजह से भी हुए। और जो दूसरा था जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह के पीछे जो आदिवासियों का एक सत्ता थी, जो जंगलों पर, जमीन पर उनका जो एक अधिकार हुआ करता था, जब उन अधिकारों पर चोट अंग्रेजों ने की, जमींदार साहूकार भी उसका हिस्सा बने, तो इसके बाद क्या हुआ कि जनजातीय आंदोलन भी हुआ। तो ये दो भाग हैं जिससे आपको मजबूती से पता होना चाहिए कि कौन कौन से नागरिक विद्रोह और कौन से जनजातीय विद्रोह थे और कैसे इन्होंने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध या भारत में ही व्यापारियों, साहूकारों, जमींदारों के खिलाफ अपना आंदोलन खड़ा किया। हम शुरुआत करते हैं नागरिक विद्रोह से। नागरिक विद्रोह में सबसे जो महत्वपूर्ण शुरुआत होती है वो है सन्यासी विद्रोह। इसका समय देखिए आगे लिख दिया क्योंकि वो समय भी पूछ सकते हैं कब हुआ। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का जो वारेन हेस्टिंग्स उस समय था गवर्नर जनरल भारत का, सन्यासी विद्रोह का जो था, शंकराचार्य के जो अनुयायी थे वो 10-12 संप्रदायों में बटे हुए थे। उन 10 संप्रदायों में से एक था गिरि संप्रदाय। शंकराचार्य जी के अनुयायियों में गिरि संप्रदाय के लोगों ने यह आंदोलन किया था। सन्यासी विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा कर लगाया जाना, यानी कि तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया। तो इस संप्रदाय के लोग काफ़ी भड़क उठे और इन लोगों ने सन्यासी विद्रोह यानी अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह किया। यद्यपि बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को धीरे धीरे दबा दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक उपन्यास लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, आनंद मठ। बहुत अच्छा उपन्यास है। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या साहित्य के विद्यार्थी हैं, उसको पढ़ना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में इन्हीं सन्यासियों पर यह उपन्यास अपना लिखा है और उसका जो कथानक है इसी पर आधारित है। एक कैसे कैसे आंदोलन में वो छुप करके वार करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। इसके बाद अगले विद्रोह की बात करेंगे तो उसका नाम है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह धार्मिक था। इसका समय भी 1776 से 1777 था। अब देखिए ये सब 1857 के पहले के विद्रोह हैं, आपके दिमाग में ये रखना पड़ेगा। और प्रायः जो नागरिक विद्रोह हुए हैं वो बंगाल, बिहार में ही हुए हैं। एक कारण ये भी था कि बंगाल में राष्ट्रवाद सबसे पहले आता है। अंग्रेज सबसे पहले कहाँ दखल देते हैं आकर के, बंगाल में देते हैं। तो बंगाल से ये चीज़ें स्वाभाविक थी उठना। फकीर जो विद्रोह था बंगाल में था, मजमून शाह और चिराग अली इसके दो नेता थे। अब आपसे पूछा जाए मजमून शाह या चिराग अली किस आंदोलन से जुड़े थे, तो आपके पास सिंपल सा आंसर है फकीर विद्रोह। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इसका समय क्या था आपको याद रखना पड़ेगा। ये विद्रोह भी मूलतः क्या था, धार्मिक था। इसके बाद है आपका तीसरा नागरिक विद्रोह में अहोम विद्रोह। अहोम असम के स्टेट में आता था। तो अहोम विद्रोह के जो राजा थे ये जमींदार थे, पहले के जमींदार लोग थे। असम में हुआ 1828 से 1833। गोमधर कुंवर को पकड़ा गया, मार दिया गया। बाद में रूपचंद्र कुंवर को भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे निर्वासित कर दिया, कहीं भेज दिया रंगून वगैरह, और इस तरह से इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। ये असम के मैंने बताया जमींदार लोग थे जो अपनी
1824 में अंग्रेज बर्मा को जीत कर लौटे थे। बर्मा को उन्होंने जीता था और कुछ इनसे वादा किया था अहोम लोगों से। अहोम लोगों से कहा था कि हम आपको जीतने के बाद ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, और उनको उपलब्ध नहीं कराया। तो इन जमींदारों ने, जो गोमधर कुंवर और ये थे, इन्होंने अपना विद्रोह कर दिया। इनके प्रदेश को अंग्रेज शामिल कर लेना चाहते थे, अहोम प्रदेश को, इस वजह से आंदोलन हुआ। इसके बाद अगला है आपका पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1831 में हुआ, बंगाल में ये भी हुआ। ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और इसके नेताओं के नाम थे करम शाह, और बाद में जो आया व्यक्ति टीपू। तो पागलपंथी संप्रदाय का नेता कौन था? टीपू था। आपको यही याद रखना पड़ेगा, इसमें करम शाह ने इसको चलाया था। इसके बाद अगला आंदोलन, देखिए हम आपको क्रम से आंदोलन बता रहे हैं, आप क्रम से सुनते चले जा रहे हैं। इनको आपको दिमाग में बैठाना होगा कि ये आंदोलन थे नागरिक आंदोलन, जिनके ये नेता थे, और इनको सबको कारण कोई न कोई या तो धार्मिक कारण है या आर्थिक कारण बनता था इनके विद्रोह का। अब आता आपका फरेजी आंदोलन, ये भी बंगाल में चला। एक व्यक्ति थे दादू मीर। दादू मीर का एक वाक्य था, दादू मीर का नाम था मोहम्मद मोहसिन। दादू मीर का जो मूल नाम था वो था मोहम्मद मोहसिन, और इनका एक नारा था। इन्होंने कहा था समस्त भूमि का मालिक कौन है? खुदा है। जब इन्होंने कहा, आप समझिए, आप इससे जोड़ लीजिए, समस्त भूमि का मालिक खुदा है, तो अंग्रेज कौन होते हैं, साहूकार कौन होते हैं, व्यापारी कौन होते हैं? इन लोगों से इनका विरोध हो गया, बाहर के लोगों से इनका विरोध हो गया। तो इन्होंने बंगाल में चलाया। शरीयतुल्लाह एक थे हाजी, उनके ये अनुयायी थे। ये किसानों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन हुआ और इनके नेता दादू मीर बने। समय था इसका 1820 से 1858, यानी कि उसके पहले 1857 के पहले का आंदोलन है मान करके ये चलिए। बस इनका नारा याद रखिएगा, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। पूछ सकते हैं कि किसका दिया हुआ है, तो दादू मीर का दिया हुआ नारा है। बंगाल में थे और पागलपंथी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण और एक गंभीर चुनौती अंग्रेजों को देते हैं, ये थे वहाबी आंदोलन के लोग। एक केवल सैयद अहमद, ये रायबरेली के रहने वाले थे। सैयद अहमद ने इस आंदोलन को जन्म दिया, वहाबी आंदोलन को, 1830 से 1860। इससे अंदाज़ा लगाइए कि काफ़ी दिन तक चला। और ये आंदोलन एक संत थे दिल्ली के, संत वली उल्लाह, उनसे प्रभावित था। इसीलिए इसी आंदोलन का दूसरा नाम है वली उल्लाह आंदोलन। और वहाब अरब का एक आंदोलन था, वहाँ से प्रभावित था, इसलिए इसको कहा गया अरब के उन लोगों से प्रभावित होने के कारण वहाबी आंदोलन। ये एक सांप्रदायिक था, ये इस्लाम का एक आंदोलन था, इस्लाम का इस्लाम के लिए आंदोलन था। जो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की बात हम लोग करते थे, उसको इनका उद्देश्य था बदलना, और इसका केंद्र कहाँ बना? पटना बना। मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों का चलाया हुआ ये एक आंदोलन था। इसका केंद्र याद रखिएगा सिथाना, पूछ सकता है कभी। उत्तर पश्चिम में एक केंद्र था सिथाना, और मेन केंद्र इनका बना पटना। पटना से युद्ध करते रहे, बाद में सैयद अहमद अंग्रेजों के विरुद्ध ही युद्ध करते हुए मारे गए थे 1831 में। इस प्रकार से इनका धीरे धीरे समापन हो गया 1860 तक आते आते। पूर्णतः सांप्रदायिक था इनका वहाबी आंदोलन, ये हुआ। इसके बाद आप आइए कूका आंदोलन, महत्वपूर्ण है। कूका आंदोलन वास्तव में सिख धर्म के अंदर से उत्पन्न हुआ था। ये लोग क्या चाहते थे? अंग्रेज के आने से क्या हुआ था? अंग्रेजों के आने से बहुत सारे अंग्रेजों ने जो सामाजिक सुधार कर रहे थे, सामाजिक कुरीतियों को दूर कर रहे थे, प्लस राजस्व की नीति, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी वो तो तोड़ ही रही थी लोगों को, इनके विरुद्ध था ये। सिख धर्म सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं कूका आंदोलन, और ये अंग्रेजों के खिलाफ था। भगत सिंह, ये सेन साहब थे, इन्होंने इनकी शुरुआत की। इनके अनुयायी थे भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल ही कूका आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता हुए। इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया हजारा, बहुत सारे सिखों को एकत्रित किया, अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी, बहुत से लोग मारे गए कूका आंदोलन में। और ये सामाजिक सुधार को मतलब नामधारी आंदोलन से भी जुड़े थे ये लोग, जो भगत जवाहर मल थे। और ये नामधारी आंदोलन भी सामाजिक सुधार की, जो जैसे गोवध निषेध है, मद्य निषेध है, यानी सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे ये, सामाजिक कुरीतियों के ये विरोधी थे। लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ लगातार चल रहे थे, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध वृक्ष पूजा करते थे ये, महिलाओं में समानता की बात करते थे, मद्य निषेध की बात करते थे। तो सामाजिक सुधारों में जाति और अंतर जातीय विवाहों का ये सपोर्ट करते थे। तो यानी कि अपने समय से आगे का आंदोलन था कूका आंदोलन। धार्मिक आंदोलन से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ये एक बड़े आंदोलन के रूप में, राजनीतिक रूप से आपके सामने आता है।
इस तरह से ये नागरिक विद्रोह के महत्वपूर्ण हैं। जो नागरिक विद्रोह के आंदोलन हैं बड़े बड़े, हम उनकी बात कर रहे थे। देखिए छोटे छोटे और भी आंदोलन होंगे, जब कोई एक अच्छी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी आएंगे, आपके नोट्स में वो भी आने चाहिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फरेजी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, कुका आंदोलन। अब हम बात करेंगे जनजातीय विद्रोह की, या जिसको बोलते हैं आदिवासी विद्रोह। जनजातीय विद्रोह का उद्देश्य सबसे ज़्यादा जो था, अंग्रेजों का यहाँ की आर्थिक नीतियों के साथ आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। उसमें केवल अंग्रेज नहीं थे, बल्कि यहाँ के भारत के व्यापारी भी प्रवेश कर रहे थे, ये साहूकार भी प्रवेश कर रहे थे, जमींदारों का एक नया वर्ग भी प्रवेश कर रहा था जो उनके संसाधनों का लाभ चाहता था। और चूँकि निरक्षर थे, अपेक्षाकृत तमाम सामाजिक कुरीतियों से भी ढके हुए थे, तमाम इनके कर्मकांड, तमाम इनका अंधविश्वास चलता जा रहा था, तो ऐसे में इनके सामाजिक जीवन में जब फेरबदल या जरा सा हस्तक्षेप इनको बर्दाश्त नहीं होता था। इस वजह से आदिवासी विद्रोहों ने जन्म लिया। ठक्कर बापा एक व्यक्ति हैं, इन्होंने पहली बार जो शब्द का प्रयोग किया था, जनजाति शब्द का प्रयोग, जो जनजातीय है वो शब्द ठक्कर बापा का दिया हुआ है। और दिकू एक शब्द प्रयोग होता है प्रायः जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में। दिकू का मतलब केवल अंग्रेज, बाहरी लोग थे, उसमें अंग्रेज भी हो सकते थे और बाहरी जो व्यापारी, साहूकार, जमींदार भारत का है उसको भी ये लोग कहते थे दिकू। और आदिवासियों का उद्देश्य होता था दिकू को अपने क्षेत्र से बाहर कर देना है, भगाना है। फिर भील विद्रोह आता है बड़ा सा, ये महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में दो जगह फैला, महत्वपूर्ण रूप, ज़्यादा बड़े स्तर पे। 1818 से 1921, आप समझिए 100 साल तक भील विद्रोह चलता रहा। भीलों का मूल स्थान है महाराष्ट्र और फिर कुछ एरिया राजस्थान का, उदयपुर वाला उस तरफ। तो महाराष्ट्र में जो इनके नेता होते हैं वो दशरथ और हिरिया, और यहाँ पर जो राजस्थान में इनके नेता होते हैं दौलत सिंह, और इनकी एक संप सभा का स्थापना करते हैं। संप सभा के माध्यम से भीलों में पुनर्जागरण का, भीलों को उद्धार करने की कोशिश करते हैं। ये लोग भील भोलाई एक कर होता था, उस भोलाई कर को वसूलते थे लोगों से। बाद में अंग्रेजों के प्रभाव से ही वो कर बंद कर दिया गया इनका वसूली का, तो भीलों ने भी एक विद्रोह खड़ा कर दिया। बाद में एक बहुत बड़े नेता हुए इनके 1921 में आके, मोतीलाल तेजावत। वो बाद में स्वतंत्र भारत में भी जीवित रहे। जब राजस्थान का इतिहास, जो लोग राजस्थान PCS का भी देंगे परीक्षा, तो मोतीलाल तेजावत पर काफ़ी पढ़ने को मिलता है वहाँ पर। तो मोतीलाल तेजावत ये 1921 में काफ़ी बड़ा संघर्ष इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भी भीलों को लेकर के किया था। भीलों के बाद दूसरे हैं संथाल। संथाल भी देखिए बिहार का एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं दामन ए कोह, नाम ही है उसका, दामन ए कोह। संथाल विद्रोह 1855-56, यानी कि बिल्कुल 1857 का पूर्वगामी है। 1857 का पूर्वगामी है संथाल विद्रोह। 1855-56 में हुआ। सीधू कान्हू इसके दो नेता थे बड़े, दोनों मारे गए, सीधू कान्हू। लेकिन सीधू कान्हू दोनों बिल्कुल मतलब जादुई नेता ये भी थे। जैसे बिरसा मुंडा का नाम अभी आप पढ़ेंगे तो ये भी जन में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे दोनों नेता। और संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, और ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया एक मजबूत विद्रोह था जो जनजातीय विद्रोह था। इसके बाद है आपका मुंडा विद्रोह, ये लिखा हुआ मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नाम जो था, मुंडा विद्रोह को कहते थे उलुग खानी। उलुग खानी का मतलब होता है महाविद्रोह, यानी कि मुंडा विद्रोह जो था महाविद्रोह था। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा हुआ आदिवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध, तो कौन सा हुआ? छोटा नागपुर बिहार में हुआ, और ये मुंडा विद्रोह था। बिरसा मुंडा इनका नेता था। बिरसा मुंडा था तो एक सामाजिक नेता, लोगों से जुड़ा हुआ था, अच्छा वाक्पटु था, अच्छा स्किल था, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था। और देखिए कितने सारे गुण थे इनके पास। एक तो औषधियों के जानकार थे, यानी कि इनको दवाओं का ज्ञान था। किसी बीमार आदमी का आप इलाज कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए, तो आपको क्या मानेगा? जैसे डॉक्टर को हम क्या कहते हैं आज के समय में? कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है। तो किस रूप में आ गया? वो भगवान के रूप में आ गया। इसीलिए लोग इसको क्या कहने लगे? भगवान का दूत। यद्यपि ये स्वयं भी भगवान का दूत कहता था अपने को। ये थोड़ा सा हमको लगता है इगोइस्ट की बात हो गई, या जो भी हो जाए उस विषय में हम नहीं जाएंगे। मुंडा महिलाएं भी बहुत सारी उसमें भाग लेती हैं इसके उसमें। ये लोग एक सामूहिक खेती करते थे, सामूहिक खेती का प्रचलन था मुंडा लोगों में। खुटकट्टी उस प्रथा को कहते थे। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, अंग्रेजों ने इस पर प्रहार किया था, इस वजह से ये लोग नाराज थे।
अंत में ये पकड़ा गया, बिरसा लड़ता रहा अंग्रेज़ों से और पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया 1899 में, और 1901 में हैजा से इसकी जेल में ही मृत्यु हो गई। पूछ सकता है किस तरह से मृत्यु हुई बिरसा मुंडा की? अपने को भगवान का दूत कौन कहता था? बिरसा मुंडा का क्षेत्र कहाँ था? छोटा नागपुर, बिहार। तो सारी बातें आपको यहाँ पर मतलब रट जानी चाहिए। ये बहुत मोटी बातें हैं। परीक्षा में ऐसा नहीं कि आप कई बार देखेंगे और आपसे स्लिप हो जाएगा कि अरे मैंने तो मुंडा विद्रोह का नाम ही नहीं सुना। ऐसा कभी नहीं है। अगर आपने इसको पढ़ रखा है मुंडा विद्रोह पे, तो मुंडा विद्रोह की छोटी से छोटी बात आपके जहन में रहेगी। या तो आपसे कोई राइटिंग कराएगा 50 वर्ड्स, वो भी आप लिख लेंगे, और प्रीलिम्स में तो आप कर ही ले जाएंगे। फिर इसके बाद है छोटे छोटे मैंने विद्रोह लिखे हैं, देखिए 5। इनके केवल मैंने प्लेस लिखे हैं और क्यों हुआ, अगर आपके नॉलेज में आ जाए। इन पर आप होमवर्क कर लीजिएगा थोड़ा सा। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में ही हुआ, जहाँ ये हुआ था बिहार में। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ, तीरथ सिंह इसका नेता था। और खासी विद्रोह सड़क बना रहे थे अंग्रेज एक, और आदिवासियों ने उस सड़क का विरोध किया, कहा ये रोड नहीं बननी चाहिए। उनको लगा अगर ये रोड बन जाएगी तो उनके संसाधनों का दोहन होगा, प्लस अंग्रेज और ये दिकू लोग जो हैं ये उनके क्षेत्र में घुस जाएंगे। एक था खामती विद्रोह, असम में हुआ था, गोहाई नेता थे। रंपा, राजू रंपा इसका विद्रोह था, राजू रंपा नेता था। आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह, खूंड जनजाति के लोग थे शायद ये। और रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, और चित्तर सिंह इसके नेता थे, रामोसी विद्रोह। तो ये महत्वपूर्ण जो जनजातीय आंदोलन थे। इसी तरह से महत्वपूर्ण जो नागरिक विद्रोह थे, ये लेक्चर हम लोगों ने किया। अब आप अपने आज एक अच्छी सी बुक उठाइएगा और जनजातीय विद्रोह और नागरिक विद्रोह पर जो 1857 से इतर हैं, आप इन पूरा एक साथ कंपाइल कीजिएगा कि आखिर ये विद्रोह क्यों हुए। अंग्रेज़ों की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में जो गतिविधियां, जो परिवर्तन करने के साजिश थी, जो परिवर्तन कर रहे थे, वही कारण बनता है इन विद्रोहों का। और इन विद्रोहों में कोई संगठन बहुत मजबूत नहीं हुआ करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में कभी जमींदार लड़ जाते थे अपने पुराने अधिकारों को पाने के लिए, कभी किसी कारण से लड़ जाते थे, कभी धार्मिक भावनाएं भड़क उठती थी, इसीलिए कभी अर्ध सांप्रदायिक, कभी सांप्रदायिक, कभी धार्मिक आंदोलन भी ये सब हुआ करते थे, उसमें इसका पुट आ जाता था। इसी तरह से जनजातियों का उद्देश्य दूसरा था, उनको अपनी ज़मीन बचानी होती थी, उनको अपनी प्रथाएं बचानी होती थी। इन सब वजहों से आदिवासी चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में कोई भी घुसने न पाए, यानी वो परिवर्तन के धुर विरोधी थे। जहां परिवर्तन की बात आती थी ये क्या करते थे, ये विद्रोह आदिवासी कर देते थे। इस तरह आदिवासियों के बहुत सारे विद्रोह हुए, कुछ बचे होंगे, उनको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अब अगला टॉपिक जब शुरू करेंगे तो कंपनी जो भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना संवैधानिक विकास कैसे किया, कंपनी कैसे धीरे धीरे पूरे भारत पे होल्ड करती है कानून के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खूब पढ़ते रहिए। आप लोग को उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।